हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि हमने देखा था सिंक्रोनस मशीन का इंट्रोडक्शन देखा था कि सिंक्रोनस मशीन काम कैसे करती है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। वो हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए सिंक्रोनस मशीन देखिए क्या होती है। जनरेटर और मोटर दो टाइप से होती है। एक तो होती है हमारी सिंक्रोनस जनरेटर और एक होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। और जो हमारी सिंक्र मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, वो दो टाइप से होती है। एक तो सिंगल फेज और एक कौन सी होती है, डबल फेज। जब हम देखें रिलक्टेंस मोटर, सिंगल फेज कितने टाइप से होती है, दो टाइप से। कौन कौन से, रिलक्टेंस मोटर और कौन सी होती है, हिस्टैरिसीस मोटर। कौन कौन सी होती है, रिलक्टेंस और ये हमारे मोटर सिंक्रोनस मशीन के टाइप्स है। अब देखिए बात करते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन की। जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसकी रोटरी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो चलिए देखिए। सब दो टाइप्स से होते हैं ये। इसके रोटर कौन कौन से होते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल रोटर और एक सैलेंट पोल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन सैलेंट पोल, या क्या बोलते हैं इसको, नॉन प्रोजेक्टेड। क्योंकि इसमें जो पोल होते हैं ना, उभरे हुए नहीं होते। और जो ये हमारा सैलेंट पोल होता है, इसमें जो हमारे पोल होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। अब देखिए जो सैलेंट पोल, वही दोनों सेम जैसे हमारा और भी और मशीन्स में देखा था हमने, जनरेटर और मोटर दो टाइप्स होता है हर मशीन के, जनरेटर और एक कौन सा दूसरा, मोटर। अब देखिए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है, जिसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। ये क्या करता है जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल। इसकी रेटिंग, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में करते हैं, ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा लेना कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में करता है। किस में करता है, केवीए में। किस में करता है, केवीए में। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जब भी हम किसी मशीन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपरी भाग को देखते हैं, जो उसका बाहरी भाग होता है। उस मशीन्स का बाहरी भाग क्या होता है, वो होता है हमारा स्टेटर। क्या होता है, स्टेटर। अब देखिए ये क्या है, स्टैटिक पार्ट। क्योंकि ये क्या है, घूमता नहीं है, ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये क्या है, स्टैटिक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें स्लोट कटे हुए होते हैं। मतलब जो स्लोट होता है, जैसा कि देखिए ये कट रहे हैं ना हमारे, ये इस तरह से कुछ स्लोट्स कटे होते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, इनको क्या बोलते हैं, स्लोट्स। स्लोट्स कटे हुए होते हैं, जिनमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाता है। और इनमें ही हमें देखिए जो दिख रही है ना हमें, ये क्या है, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। इनको ही क्या रखा जाता है इसमें, स्लोट्स में किसको रखा जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को। अब देखिए जो स्टेटर होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग करी जाती है, शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जो हमारी शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, किस पे करी जाती है, हमारे स्टेटर पे। किस पे करी जाती है, स्टेटर पे। अब देखिए दो मटेरियल का बना होता है। कितने मटेरियल का बना होता है स्टेटर, दो मटेरियल का, एक कास्ट आयरन और एक कास्ट स्टील। और जो कास्ट आयरन की बात करें तो ये किसके लिए यूज करते हैं, ये कब यूज आता है, जब हम छोटी मशीनों को बनाते हैं, स्मॉल मशीन्स। कैसी मशीन, छोटी मशीनों को बनाते हैं, जब हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। और जब बड़ी मशीनों को बनाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कास्ट स्टील का। ये क्या होता है, बड़ी मशीनों के लिए करता है यूज उसका। कितने मशीनों के लिए, बड़ी मशीनों के लिए। अब देखिए अब हम बात करेंगे रोटर की। रोटर क्या होता है, ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन का। क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट। ये घूमता हुआ पार्ट होता है। ये रोटर कितने प्रकार से होता है, अभी हमने देखा था कि दो टाइप से होते हैं रोटर। कौन कौन से, एक तो हमारा सिलेंड्रिकल रोटर और एक साइलेंट पोल रोटर। देखिए जैसा कि ये देखिए ये हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर है। इसमें देखिए जो प्रोजेक्ट, जो हमारे क्या है, ये बोलते हैं इनको, जो पोल है उभरे हुए नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, पोल देखिए, पोल नॉट प्रोजेक्टेड। जो उभरे हुए नहीं होते, मतलब बाहर की तरफ उभरे हुए नहीं होते हैं इसमें। वो देखिए इसमें एयर गैप यूनिफॉर्म होता है। मतलब जो एयर गैप होता है ना इसमें, यहाँ पे ये देखिए यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। और उसमें 2/3 स्लॉट्स किसने, वाइंडिंग के कटे होते हैं। किसके कटे होते हैं, वाइंडिंग के। इस तरह देखिए ये हमारा साइलेंट पोल। इसमें देखिए यहाँ पे हमारा पूरा एक ही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कट रहे हैं ना, ये हमारा
पोल है, पूरा पोल है, ये क्या होता है, उभरे हुए होते हैं, ये बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं ये। अब देखिए इसमें क्या है, दो एक्सिस होते हैं, एक तो क्यू एक्सिस बोलते हैं जिसको, जो यूं तिरछा जाता है ना, ये होता है हमारा क्यू एक्सिस। और ये सीधी लाइन, लीनियर लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या बोलते हैं इसको, डी एक्सिस। अब देखिए इसमें एयर गैप कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए कहीं पे ज्यादा होता है, अब देखिए ये यूं जा रहा है, इस पे तो कम हो गया, इस पे ज्यादा हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। एयर गैप कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और पोल कैसा होता है, यहाँ पे उभरे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। और स्लोट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे कम स्लोट्स होते हैं किसकी तुलना में, इसके कंपेयर करें तो, अगर हम सिलेंड्रिकल रोटर की कंपेयर में, इसमें कितने होते हैं, स्लोट्स कम होते हैं। कितने देखिए अब, फ्लक्स कैसा होता है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सेम, मतलब सब तरह जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें सिलेंड्रिकल रोटर में कैसा होता है, सेम होता है। जबकि अगर सैलिड पोल की बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब कहीं पे ज्यादा हो रहा है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, हाई स्पीड एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे क्या होती है, स्पीड ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे किसका यूज करते हैं हम, सिलेंड्रिकल का। और जहाँ पे स्पीड की कम रिक्वायरमेंट होती है वहां पे किसका करते हैं, सैलेंट पोल का। अब देखिए मैकेनिकल स्टेबिलिटी हाई, मतलब ये मैकेनिकली भी क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। कैसा होता है ये, स्ट्रोंग। और ये हमारा जो सैलेंट पोल है वो क्या होता है, कमजोर होता है थोड़ा। कैसा होता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी लो, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी कैसे होती है, लो होती है। अब देखिए नंबर ऑफ पोल लेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पोल क्या है, कम है, यहाँ प्रोजेक्टेड भी नहीं होते, तो यहाँ पे पोल भी कैसे होते हैं, कम होते हैं। और देखिए ये हमारा सैलेंट पोल, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है पोल, तो क्या होता है, इसमें पोल भी क्या होता है, ज्यादा। कितने पोल होते हैं, देखिए मोर, यानी पोल भी कितने होते हैं, ज्यादा। अब देखिए स्पीड अभी बात करते कितनी होती है, इसकी स्पीड 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी होती है, 1500 से 3000 आरपीएम इसकी स्पीड होती है, 1500 से 3000 आरपीएम। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्पीड कैसी होती है, कम। इसकी कितनी होती है, देखिए इसकी होती है 500 से 1000 आरपीएम। कितनी होती है, 500 से 1000 आरपीएम। अब देखिए जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है इसका यूज कहाँ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। कहाँ पे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। देखिए कहाँ यूज करते हैं इसका, थर्मल पावर प्लांट में। और जो हमारा कौन सा, ये सैलेंट पोल का करते हैं हम, कहाँ पे करते हैं, इसका करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। कहाँ करते हैं, हाइड्रो प्लांट में। अब देखिए डायामीटर, इसका जो व्यास होता है, डायामीटर होता है, कैसा होता है, कम होता है। और जो इसका डायामीटर कैसा होता है, सैलेंट पोल का ज्यादा। अगर एक्सी लेंथ की बात करें, जो इसकी एक्सी लेंथ होती है क्या होती है, ज्यादा। कितनी होती है, देखिए मोर। और इसकी एक्सी लेंथ कितनी होती है, कम। इसी कंपैरिजन में क्या होती है, कम। तो मतलब इससे क्या है, इसका डायमीटर कम, इसकी एक्सी लेंथ ज्यादा सैलेंट पोल सिलेंड्रिकल की। और सैलेंट पोल की होती है डायमीटर ज्यादा और एक्सी लेंथ की होती है कम। अब बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर, कि सिंक्रोनस अल्टरनेटर काम कैसे करता है। देखिए ये हमारा एक क्या है, अल्टरनेटर। ये हमने 3 फेज सप्लाई दी इसको, कितनी दी, 3 फेज सप्लाई। ये हमारा रोटर लग रहा है, ये रोटर से क्या स्लिप रिंग जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, स्लिप रिंग। और उसमें हमने क्या लगा दिया, एक डीसी शंट जनरेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, डीसी शंट। देखिए जब हम स्टीम से टरबाइन क्या देंगे, सप्लाई देंगे, जब क्या होगा, जब टरबाइन को हम सिंक्रोनस स्पीड पे क्या घुमाएंगे, जब सिंक्रोनस स्पीड पे टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, ये आगे जा क्या है, रोटर से जुड़ा होता है, तो क्या होगा, रोटर, और रोटर खुद तो घूमेगा नहीं क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं है सिंक्रोनस मशीन। तो इसको घुमाने के लिए क्या करते हैं हम, रोटर को एक्साइटेशन देने के लिए एक अलग से डीसी शंट जनरेटर का यूज करता है। क्या करता है, डीसी शंट जनरेटर का यूज करता है। ये क्या होगा, एक्साइटेशन देने का कार्य करता है। और क्या होता है, फिर जो मेन फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी ईएमएफ भी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए गिव द रोटेशन ऑन रोटर एनएस, मतलब हम रोटर से रोटेशन के लिए क्या करते हैं, रोटर पे रोटेशन के लिए क्या करते हैं, एक एक्साइटेशन यूज करते हैं। फिर क्या होता है, फील्ड क्या होती है, एक्साइट हो जाती है, कि मतलब फील्ड वाइंडिंग होती है जो हमारी एक्साइटेशन काम करने स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है, देखिए रिलेटिव मोशन बिटवीन, रिलेटिव मोशन किन किन के बीच बनता है,
आर्मेचर कंडक्टर और मेन फ्लक्स। जो हमारा आर्मेचर कंडक्टर होता है और जो मेन फ्लक्स होता है, इनके बीच क्या बन जाता है, रिलेटिव मोशन, जिससे क्या होता है, जनरेटर हमारा घूमना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जनरेटर घूमना हमारा क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब देखिए आर फेज के लिए देखेंगे हम। पहले आर फेज के लिए जो हमारी वोल्टेज आएगी कितनी आएगी, ईएमएफ 4.44 एफ 5 एम एन फेज। तीनों फेज के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए वाई के लिए भी इतनी आई सेम 4.44 एफ 5 एम फेज, और बी के लिए भी कितनी आई 4.44 एफ 5 एम फेज। अब अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें इन तीनों की, तो देखिए क्या आती है वो। सबसे पहले बात करते हैं हम आर फेज के लिए। आर फेज के लिए कितनी आएगी, देखिए आरएमएस वैल्यू ईएम साइन ओमेगा टी, ये तो हो गई आर फेज के लिए। और अगर हम बात करें वाई फेज के लिए, तो वाई फेज के लिए ईएम साइन ओमेगा टी अप माइनस 120। अब 120 क्यों आया, क्योंकि तीनों वाइंडिंग कितने डिग्री पे मौजूद होती है, 120 डिग्री के एंगल पे, तो इसलिए अब ओमेगा टी माइनस 120 आ गया। अब देखिए बी फेज के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 240। अब 240 इसलिए आया क्योंकि आर से हम बी पे गए तो कितना घूमे, रोटेशन कितना हो 240 का, तो क्या हो गया यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 240। देखिए ये हमारा फेजर डायग्राम है इनका। देखिए ये इमेक्स ये ईटी और ओमेगा टी के बीच खींचा गया है। जो देखिए ये हमारा आर फेज, ये यूं जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये आर फेज है। और जो ग्रीन वाली लाइन जा रही है ये क्या है, हमारी वाई फेज। और जो ये स्काई ब्लू है ये क्या है, बी फेज। तीनों ये क्या है, इस तरह से क्या बनाती है, फेजर ग्राफ बनाती है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एंगल देखते हैं इनका। इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होता है, थीटा ई बराबर पी बाई टू थीटा एम। थीटा एम क्या है यहाँ पे, ये है मैकेनिकल एंगल। क्या है, मैकेनिकल एंगल। अब देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका अवकलन करते हैं जब इस इक्वेशन का, तो क्या होगा, किसके सापेक्ष करते हैं और किसके, डी टी के सापेक्ष। तो देखिए थीटा ई थीटा टी अपॉन में डी टी बराबर पी बाई टू थीटा एम अपॉन में डी टी। जब हम इनका अवकलन करेंगे तो देखिए थीटा टी अपॉन में डी टी क्या होता है, डब्ल्यू ई, और बराबर पी बाई टू थीटा एम अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा आर। अब देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, तो हमने 2 पाई एफ लिख दिया। और ओमेगा आर का मान हमने डीसी मशीन में देखा होगा कि देखिए ओमेगा आर बराबर क्या होता है, 2 पाई एन आर अपॉन 60। क्या होता है, 2 पाई एन आर अपॉन 60। जब हम ईएमएफ इक्वेशन निकालता है तो ये आता है, क्या आता है, 2 पाई एन आर अपॉन 60। अब देखिए ये आ गया हमारा 2 पाई एफ पी बाई टू इंटू 2 पाई एन आर अपॉन 60। अब देखिए यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास एफ बराबर पी बाई टू एन आर अपॉन 60। अब जब हम यहाँ से मान क्या निकालना है, हमें एन आर का सिंक्रोनस स्पीड का मान निकालना है, तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास 120 एफ अपॉन पी। ये क्या है, हमारी सिंक्रोनस मशीन। ये इंपॉर्टेंट लगा ले, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये हमारे पेपर में कई बार एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। अब देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन वो देखी थी, उसका कंस्ट्रक्शन देखी थी पहले, तो फिर हमने देखा था उसका वर्किंग। अब वर्किंग काम कैसे करती है, देखिए जब टरबाइन को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाया जाता है, जो हमारा टरबाइन था उसको हम सिंक्रोनस स्पीड पे घुमा रहे थे, फिर क्या है, तब टरबाइन रोटर से जुड़ा होने के कारण सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर को घुमाता है। हमने देखा था, देखिए कि जो हमारा टरबाइन होता है वो रोटर से सीधे जुड़ा होता है, तो रोटर वाइंडिंग, रोटर क्या है वो भी घुमा देता है। और हमने देखा था कि रोटर की वाइंडिंग को एक्साइटेशन करने के लिए किसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक डीसी शंट मोटर जनरेटर या बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने वहां पे क्या लगाई थी, एक डीसी शंट जनरेटर का यूज किया था। फिर क्या होता है, जिससे मेन फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, हमारा सिंक्रोनस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। ये देखिए हमने वर्किंग प्रिंसिपल इसका सिंक्रोनस जनरेटर का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, एक क्या होती है हमारी डबल लेयर वाइंडिंग, एक होती है हमारी फुल पिच वाइंडिंग, एक होती है शॉर्ट पिच, और पांचवी कौन सी होती है, कंसंट्रेटर, और कौन सी होती है फिर छठी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स है। अब सबसे बात करते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग की। फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, ये देखिए हमारे ये स्लॉट्स है, ये हमने 10 स्लॉट्स काट लिए, इनमें जो इनके बीच की ये दूरी होती है इनको क्या बोलते हैं, कॉइल स्पान। और फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है,
कॉइल स्पान किसके बराबर होता है? कॉइल स्पान ये हमारे पोल पिच की क्या होता है? बराबर। कॉइल स्पान और पोल पिच क्या होती है यहाँ पे? बराबर। अब बात करते हैं हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है? जो हमारा कॉइल स्पान है वो क्या होता है? देखिए ये हमारा कॉइल स्पान है और ये हमारा पोल पिच है। अब देखिए पोल पिच की वैल्यू ज़्यादा है और कॉइल स्पान की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक कॉइल स्पान पोल पिच से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? पोल पिच से कम होता है। और जो हमारे यहाँ पे जो स्लोट्स के मध्य जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? जीटा। और ये क्या होता है? ये शॉर्ट पिच एंगल होता है। क्या होता है? शॉर्ट पिच एंगल। जो हमारे दो स्लोट्स के बीच जो एंगल बनता है हमारा वो क्या होता है? शॉर्ट पिच एंगल। अब बात करते हैं हम पिच फैक्टर आता है यहाँ पे एक वैल्यू निकल कर आती है। जब हम दोनों वाइंडिंग में देखते हैं तो पिच फैक्टर वैल्यू निकल कर आती है। इसको किससे शो करता है? केपी से। इसको केपी से शो करता है। अब देखिए इसका मान क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इंड्यूस ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग। मतलब जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और इंड्यूस ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग। मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इनका रेशो क्या कहलाता है? हमारा पिच फैक्टर केपी। अब देखिए ये मान लिया हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या हो गया? ये हो गया ईएफपी और इसका हो गया फुल पिच का ईएफपी। तो केपी बराबर क्या हो गया? ईएफ एसपी अपॉन में ईएफ एफपी। जब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? शॉर्ट पिच ईएमएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? ईएफ फुल पिच वाइंडिंग इनटू केपी पिच फैक्टर। ये हमारे क्या निकल के आ गया? ईएमएफ निकल के आ गई किसकी? शॉर्ट पिच। अब देखिए अब बात करते हैं हम कि देखिए ये देखी थी अभी हमने बात करी थी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की, किसके? सिंक्रोनस जनरेटर के। अब बात करते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। किस पे करता है? फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? हमें दे रखा है एक 4 पोल की मशीन। पोल कितने दे रखे? हमें 4। जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कितनी दे रखी? 1200 आरपीएम। तब आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए एनएस का मान दे रखा है हमें, एफ का मान निकालना है और पी दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एनएस बराबर 120 एफ अपॉन में पी। ये हमने फॉर्मूला देखा था। अब देखिए इसमें वैल्यू रख चलते। देखिए एनएस की वैल्यू कितनी है? 1200, 120 एफ और पी की वैल्यू कितनी है हमारी? पी की वैल्यू है 4। अब देखिए ये हमारा कितने से कट गया? 10 बार। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 40 हर्ट्ज। कितनी आ गई? 40 हर्ट्ज। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारी कॉइल साइड है, कॉइल साइड क्या होती है? जो हमारी साइड की वैल्यू होती है ना, ये हमारी कॉइल साइड होती है। ये देखिए जैसे ये कॉइल साइड फर्स्ट, कॉइल साइड सेकंड, ये इनके बीच कॉइल स्पान होता है। अब देखिए पोल पिच, पोल पिच क्या होती है? पोल पिच क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टिंग पोल। मतलब दो पर आसन, मतलब दो पास पास जो पोल होता है, दो पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी पोल पिच। क्या कहलाती है? पोल पिच। पोल पिच का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? हमारा पोल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। क्या आता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। पोल पिच हमेशा कितनी होती है? ये इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना है हमें कि पोल पिच हमेशा कितनी होती है? 180 इलेक्ट्रिकल होती है। कितनी होती है? 180 इलेक्ट्रिकल। अब स्लोट एंगल, स्लोट एंगल क्या होता है? 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्लोट्स। 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्लोट्स, ये हो गई हमारी स्लोट एंगल की वैल्यू। अब बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप्स की होती है? पहली होती है हमारी सिंगल लेयर, दूसरी होती है डबल लेयर, तीसरी होती है फुल पिच, चौथी होती है शॉर्ट पिच, पांचवी हमारी कौन सी होती है? कंसेंट्रेटर, और तो लास्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम फुल पिच वाइंडिंग की। फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है? ये देखिए हमने स्लोट्स काट दिए। इसमें जो नंबर ऑफ स्लोट्स है ये हमारे कितने हैं? 10। अब देखिए फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है? जो हमारा कॉइल स्पान होता है और पोल पिच होती है, दोनों क्या होती है? बराबर। क्या होते हैं? दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों एक दूसरे क्या होता है? इक्वल होते हैं। और जो हमारा शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है? ये देखिए
ये हमारा कॉइल स्पान है, और ये क्या है हमारी पोल पिच। अब देखिए पोल पिच की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपेयर में, कॉइल स्पान के कंपेयर में, तो क्या हो गया कॉइल स्पान का मान क्या हो गया कम, किससे, पोल पिच से। अब देखिए जो इन दोनों दो स्लोट्स है, जो स्लोट्स होते हैं उनके बीच के जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा जीटा। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच एंगल। अब बात करते हैं हम पिच फैक्टर की। पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर होता है हमारा केपी से इसको शो करते हैं। इसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग अपॉन में इंड्यूस ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पिच फैक्टर होता है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग के वोल्टेज के रेशो के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इन दोनों के इक्वल होता है। अब देखिए हमने मान लिया ईएफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ईएफ फुल पिच वाइंडिंग, और किसके इक्वल हो गए, केपी के। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के ईएमएफ की। तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ईएफ एस पी बराबर ईएफ फुल पिच वाइंडिंग इंटू पिच फैक्टर। क्या हो गया, पिच फैक्टर। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग की ईएमएफ। ये बात करी हमने फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। अब देखेंगे, देखिए अब इसमें देखेंगे, अभी तो इसी में ही रहा है कुछ। देखिए केपी बराबर क्या होता है, कोस जीटा बाय 2। क्या होता है, ये भी हमें याद रखना है कि केपी बराबर कोस जीटा बाय 2 भी होता है। एक तो हमने वो वाली वैल्यू देखी थी, केपी बराबर क्या होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग की ईएमएफ अपॉन में फुल पिच वाइंडिंग की ईएमएफ। और एक सूत्र ये भी याद रखना है, फॉर्मूला में केपी बराबर क्या होता है, कोस जीटा बाय 2। अब देखिए हमने वहां पे फुल पिच वाइंडिंग का शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मान निकाला था, तो हम उसमें फुल पिच वाइंडिंग की वैल्यू रख देते हैं। कितनी होती है फुल पिच वाइंडिंग की वैल्यू, 4.44 F5M एन फेज, और हमने किससे इंटू कर दिया इसको, केपी से। तो हमारा शॉर्ट पिच वाइंडिंग की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 4.44 F5M एन फेज केपी। ये हमारी निकल के आ गई शॉर्ट पिच वाइंडिंग की ईएमएफ। अब देखिए फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है, जीटा बराबर क्या होता है फुल पिच वाइंडिंग में, 0, क्योंकि जीटा किस क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच एंगल होता है। ये सिर्फ किस में होता है, हमारे शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, और ये है हमारे फुल पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच वाइंडिंग में 0 हो गया ये। तो केपी बराबर क्या होता है, देखिए ये रहता है हमारा कोस जीटा बाय 2। तो हम यहाँ पे जीटा की वैल्यू रखते हैं, देखिए कोस 0/2। तो केपी का मान क्या आ गया, 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये भी क्या होगी, कोस केपी का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए केपी का मान 1 किसके लिए आता है, फुल पिच के लिए, और केपी का मान 1 से कम किसके लिए आता है, शॉर्ट पिच के लिए। ये हमें याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें कॉपर की सेविंग होती है। क्या होता है, एक तो हमारी कॉपर की सेविंग होती है, और क्या करता है ये, जो हमारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें क्या कर देता है, इनको कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है क्या, जो हमने अभी देखिए था, देखिए इसकी जो ईएमएफ होती है क्या होती है, कम। क्या कर देता है, ये ईएमएफ को कम कर देता है किसकी तुलना में, फुल पिच वाइंडिंग की तुलना में। तो ईएमएफ क्या हो गई हमारी, कम। अब बात करते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग के एडवांटेजेस की। क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है। देखिए फुल पिच वाइंडिंग में एक एडवांटेज होता है, और हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग में एक डिसएडवांटेज देखा था। इसका मतलब क्या है, जो इसका डिसएडवांटेज होगा शॉर्ट पिच का, वो इसका क्या होगा, फुल पिच का एडवांटेज, और जो एडवांटेज होगा शॉर्ट पिच का, वो इसका डिसएडवांटेज होगा किसका, फुल पिच का। इसका क्या है, देखिए इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होती है, किसी होती है इसमें इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होती है। और डिसएडवांटेज क्या होती है, इसमें कॉपर सेविंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, सबसे पहले तो कॉपर सेविंग नहीं होती, और इसमें ये हार्मोनिक्स को भी कम नहीं करता है। क्या करता है, हार्मोनिक्स को कम नहीं करता, ये हार्मोनिक्स को बढ़ने देता है, उनको रोकता नहीं है ये। अब बात करते हैं हम कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की। वो देखी थी हमने फुल पिच और शॉर्ट पिच। अब बात करते हैं कंसेंट्रेटर और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात सबसे पहले बात करेंगे कंसेंट्रेटर वाइंडिंग। कंसेंट्रेटर वाइंडिंग में क्या होता है, ये 3 फेज कंसेंट्रेटर वाइंडिंग होती है ना, जो उसमें क्या होता है, जो हमारे 6 स्लॉट्स ही भरे होते हैं, बस कितने, 6 स्लॉट्स ही भरे होते हैं, और बाकी के जो 12 स्लॉट्स है वो क्या रह जाते हैं, खाली। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सिर्फ 6 स्लॉट भरे हैं, बाकी के 12 क्या है, खाली है। तो हमारा जो एम की वैल्यू निकल के आती है, एम की वैल्यू क्या होती है, एम क्या होता क्या है, ये स्लॉट्स पर पोल इनटू फेज। जब हम स्लॉट्स कितने भरे हैं हमारे, 6, पोल कितने हैं, 2, एन और एस 2 पोल है, ये कितने हो गए, 2, तो फेज 3 फेज है तो 3। तो इसको वैल्यू निकालेंगे, एम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 1। कितनी आ गई, 1।
अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात करी हमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, ये हमारे पूरे स्लॉट्स के होते हैं, भरे हुए होते हैं। इसमें इसी की तरह नहीं होता कि इसमें 6 स्लॉट्स भरे हो। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी 18 स्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे भरे हुए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर आता है, क्या होता है, के डी बराबर साइन एम बीटा बाय 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाय 2। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है। इसका देखिए एम बीटा है जो, इसको क्या बोलते हैं, फेज बेल्ट या फेज स्प्रेड। जो एम बीटा है इसको बोलते हैं फेज बेल्ट या फेज स्प्रेड। जो एम बीटा की वैल्यू होती है कितनी होती है, इसकी होती है 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कितनी होती है, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और हमें देखिए ये भी याद रखना है कि जो के डी कितना मान, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मान एक किसके लिए होता है, कंसंट्रेटर के लिए। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कितना होता है, के एक से कम। कितना होता है, एक से कम। अब देखिए के बी ई फेज की वैल्यू हमें, अब इसमें क्या निकालते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ निकालते हैं। तो क्या निकल के आई, 4.44 F5M एन फेज के पी के डी। इसमें हमने के डी से भी इंटू कर देना है। तो क्या आएगा, ई फेज बराबर 4.44 F5M एन फेज के डब्ल्यू। अभी के डब्ल्यू कहाँ से आया, के डब्ल्यू क्या होता है, ये वाइंडिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, के पी के डी, के पी इंटू के डी। ये हमारा वाइंडिंग फैक्टर है, ये हमें याद रखना है। इसको ऐसे ना देखे, ऐसे भी दे सकता है। कैसे कि ई फेज बराबर √2 पाई F5M फेज। तो हमें दोनों इक्वेशन क्या रखनी है, याद रखनी है। ये भी इंपोर्टेंट मार्क लगा लेना है। अब बात करते हैं हम कि एडवांटेजेस क्या क्या होता है इसके, किसके, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, इंप्रूव कूलिंग। ये क्या है, कूलिंग को क्या है, इंप्रूव कर देता है। और क्या करता है, ये हार्मोनिक्स को हटा देता है। देखा था हमने कि हार्मोनिक्स हटा रहा था, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हार्मोनिक्स हटा रहे थे, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या करता है, ये हार्मोनिक्स को हटा देता है या कम कर देते हैं। और क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या कर देता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देता है। तो वेव फॉर्म शेप, जो हमारी वेव फॉर्म की शेप निकल के आती है, उसको क्या, उसको भी क्या करता है, इंप्रूव कर देता है। उसमें भी क्या कर देता है, ये इंप्रूवमेंट कर देता है। अब देखिए स्लॉट को अच्छे से यूज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्लॉट होता है उसका क्या होता है, अच्छे से यूज हो जाता है। जिससे क्या होता है इसकी, अब देखिए स्लॉट्स का अच्छे से यूज हो रहा है, तो क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है जो क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आज हमने देखा कि सिंक्रोनस मशीन कितने प्रकार से होती है। एक तो होता है जनरेटर, एक होता है मोटर। फिर हमने देखा कि सिंक्रोनस मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है। अल्टरनेटर देखा आज हमने, और सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन देखी, और इसका अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा, और वाइंडिंग्स टाइप्स देखे हमने कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है हमारी कितने टाइप्स की होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था आपको कि सिंक्रोनस मशीन के बेसिक्स क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी उस वीडियो में। और वीडियो हमारी इसी तरह आती रहेगी आगे भी। आगे हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी आपकी पावर सिस्टम की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।